अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मैं हूं फ़खर दुरानी। आज बात करेंगे सेनेट में के कोटे की जो नशिस्तें हैं 11, उनके इंतखाबात के लिए क्या जोड़ तोड़ हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान एक मरतबा फिर क्यों अहम हो गए हैं, उनके घर क्यों बार बार सियासी जमातें जा रही हैं, सियासी रहनुमा जा रहे हैं। दिलचस्प सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जजेस के एहतसाब करने वाला जो इदारा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उसका एक अहम इजलास हो रहा है। इस बार निशाने पे कौन है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे एक मरतबा फिर उस अफसोसनाक वाक़े की जब पाकिस्तान के अंदर ही पंजाब का शनाख्ती कार्ड देकर पंजाब शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को बलोचिस्तान के अंदर कत्ल कर दिया गया। तो इन वाक़यात के ऊपर बात भी करेंगे और आपके सामने कुछ मज़ीद तफसीलात भी लाएंगे। फ़खर कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र, आप सुनाएं। सब अच्छा है? फ़खर क्या देख रहे हैं, सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, बड़ी गहमा गहमी है, मौलाना से सब मिलने जाते हैं। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द मिला है, खुर्शीद शाह समेत बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियात उसमें मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून का वफ़द मिलता है, वो निकलते हैं, PTI वाले आ जाते हैं। हो क्या रहा है चौधरी साहब? मेरा ख्याल है जो मौलाना फजलुर रहमान है वो पाकिस्तानी सियासत के मकनातीस हैं। वो जब भी कोई इम्पोर्टेंट मामला आता है तो वो सारी सियासी जमातें बड़ी हों छोटी हों, गो के मौलाना फजलुर रहमान की इतनी ज़्यादा पार्लियामान के अंदर रिप्रेजेंटेशन इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी पाकिस्तान के अंदर सियासी हवाले से इम्पॉर्टेंट फ़ैसला साजी होती है, किसी भी हवाले से कोई जो मूव चल रही होती है तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कलीदी किरदार अदा करते हैं और कलीदी जो है वो जो सूरत है वो अख्तियार कर लेते हैं। अब जो सेनेट के इलेक्शंस हैं 11 मजमूई तौर के ऊपर ये नशिस्तें हैं, ये वो नशिस्तें हैं जो कि रोक दी गई थी मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले की वजह से, और उसमें कोई 7 जो हैं वो जनरल जो सीट्स हैं उसके ऊपर होने हैं, और उसके साथ साथ 2 जो है वो टेक्नोक्रेट्स हैं और एक ख़वातीन की, और उसके साथ साथ एक माइनॉरिटी की है। अब इसमें अगर देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के हवाले से टोटल जो वोट्स हैं वो 145 हैं, उसी के हिसाब से ही इसमें वो होना है। और जो हिस्से के हिसाब से देखा जाए जो सबसे बड़ी जमात है जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलनी हैं वो PTI है, लेकिन PTI के अंदर जो आपस में अंदरूनी इख्तलाफात हैं और जिस तरह से नामों के ऊपर भी फ़िलहाल जो आपस में जो इख्तलाफात की ख़बरें सामने आ रही हैं, तो उससे बज़ाहिर ये लगता है कि माजी के अगर हम सेनेट के इलेक्शंस को देखें उसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर जो सामने उभर के आता है माजी के इलेक्शंस में वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, सदर पाकिस्तान जो है। चाहे वो उन्होंने बलूचिस्तान के जो है वो जब ये सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से जिस तरह से किरदार अदा किया था, फिर उसके साथ साथ अगर देखें चेयरमैन सेनेट का जो है वो कम नंबर्स के बावजूद भी उन्होंने चेयरमैन सेनेट अपनी मर्ज़ी का मुंतखब कराया। तो ये इसमें आसिफ अली जरदारी साहब का जो है वो रोल बड़ा अहम होने जा रहा है, उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान। अब इसमें जो सियासी तौर के ऊपर जोड़ तोड़ नज़र आ रही है बज़ाहिर, इसमें ये ख़बरें भी सामने आई हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ये मुत्तहिदा तौर के ऊपर एक ही महाज से ये सेनेट के इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर्स जो है वो हासिल कर सकें। लेकिन आपके पास मैंने सुना है कि कोई ख़बर है इस हवाले से कि कौन किसको कितना हिस्सा मिलने जा रहा है और कितनी सीटें किसको दें? फ़खर देखें, एक इस सारे इलेक्शन की अहम बात यह है कि नए सिरे से अप्लाई नहीं होगा। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था ना, कंटेस्ट सिर्फ वही कर सकें। और अब जो सिनेरियो चेंज हुआ है, पार्टी पोजीशन चेंज हो गई है, प्रपोजर स्कैंडर आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके प्रपोजर स्कैंडर किसी और पार्टी में चले गए हो तो आप तो ऑटोमेटिकली फिर उसी पार्टी में जाएंगे, वरना फिर आप अपने उससे दस्तबरदार हो जाएंगे। तो मौलाना के साथ जो अभी तक हमारी मालूमात हैं, PTI जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, वो मौलाना को कह रहे हैं कि आइए इस इलेक्शन को मिल के लड़ते हैं। और मौलाना को जो ऑफ़र दी गई है वो भी बड़ी ही कमाल की है, ज़बरदस्त ऑफ़र है। मौलाना को कहा गया है कि 2 सीटें हम अभी आपको देते हैं। एक सीट जब हमारे प्रपोजल स्कैंडर जो हमारे पास आ चुके हैं वो लोग जब हमारे पास आएंगे तो एक ख़वातीन की नशिस्त जो पैदा होगी वो तीसरी नशिस्त हम आपको वो भी दे देंगे, और आप हमारे साथ चले मरकज़ में भी और सूबे में भी। और ये वो मूव है फ़खर के वाकई में जो KPK में जो 2 अगर जमातें आप समझते हैं कि जिनका ग्रास रूट लेवल पे वर्कर है, जिनकी कोई मतलब डीप रूटेड हैं, वहाँ पे स्ट्रीट पावर भी है जिनकी, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो एक मजबूत जमात है। और दूसरे नंबर की वहाँ मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन लेवल पे लोगों
लोग मौजूद हैं, खा वो हज़ारा बेल्ट हो या पश्तून बेल्ट हो, और हत्ता के बलोच बेल्ट में भी उनकी नुमाइंदगी है। तो अब अगर मौलाना को 3 सीटें मिलती हैं तो अपने जुस्से के हिसाब से ये उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ मिलता है, सिर्फ इसलिए कि वो फ्यूचर में आप साथ चलना चाहती हैं बाकी जमातें, और चाहते हैं कि KPK की जो हुकूमत है उसको अगर तब्दील किया जाए तो कम अज़ कम उसके मुकाबले में जो दूसरी हुकूमत आए वो भी ग्रास रूट लेवल पे उसकी भी जो है उसकी भी एक पजीराई होनी चाहिए, उसकी लोगों के अंदर एक मकबूलियत होनी चाहिए। तो वो PTI को देखते हैं कि वो कहते हैं कि उनके को अगर हम लेंगे अपने साथ तो हम कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि मौलाना वो लीडर हैं अपोजिशन में जो वाकई में कोई सीरियस या संजीदा क्राइसिस जो है वो पैदा कर सकते हैं हुकूमत के लिए। अब कोई एक जमात मौलाना के घर से अपना डेरा उठाती है तो दूसरी आ जाती है, 4 लीडर जाते हैं तो 6 आ जाते हैं, 6 जाते हैं तो 8 आ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनको इंगेज कर रही है। अच्छा। तो और मौलाना एक मतलब फिर मरकज़ निगाह बन गए हैं, महवर बन गए हैं सारी बातचीत का और जोड़ तोड़ का। तो मौलाना जो है उनके पास चाबी है, उन्होंने जो डिसाइड करना। हमारी ये इतला है कि वो इस हद तक राज़ी हैं कि अगर 3 नशिस्तें उनको हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से ऑफ़र हो रही हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करने के ऊपर इब्तदाई तौर पर रजामंद हैं। अच्छा। और ये उनका नंबर काफ़ी बढ़ा देगा, मौजूदा नंबर के साथ 3 नशिस्तें काफ़ी बड़ी बात होगी। तो इसका मतलब है जो इस पूरे इलेक्शन में जो विनर के तौर के ऊपर आ रहा है वो मौलाना फजल रहमान है जो सबसे ज़्यादा गेन कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो PTI का क्या आप समझते हैं, क्या उनको अपने हिस्से से कम मिलेंगी आप समझते हैं? देखें PTI को का नेचुरली शेयर ज़्यादा है अपने साइज़ के हिसाब से, लेकिन उन्हें डैमेज हो रहा है कि जो नए लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जो पुराने वाले जो लोग हैं उसमें कुछ लोग जो हैं आप पार्टी के साथ उस तरीके से नहीं हैं, प्रपोजल स्टैंडर्ड्स उस तरीके से साथ नहीं हैं, और यही वजह है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो जो है कुछ नशिस्तों के ऊपर जो है अपना नंबर वो है वो बढ़ाता नज़र आ रहा है। अच्छा। और अगर ये इत्तेहाद बन जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का और मौलाना फजल रहमान का, तो ऑफ़र मौलाना को यही की जा रही है कि ये हम इधर ना सिर्फ मरकज़ में एक्सटेंड करेंगे इत्तेहाद, बल्कि इसको हम सूबे में भी लेके जाएंगे। और अगर मुमकिना तौर पे सूबे में सूबाई हुकूमत तब्दील होगी तो फिर साथ वो वाली फोर्स लाई जाएगी जो मौलाना की शक्ल में, जो ऑलरेडी ग्रास रूट लेवल के ऊपर जिसके वर्कर मौजूद हैं। ठीक। तो ये एक अटैम्प्ट हो रही है, देखते हैं कि ये पूरी हो सकती है या नहीं होती। ठीक। ये तो चलें, मेरा ख्याल है कि ये अब इस हर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो भी अपडेट और डेवलपमेंट होगी उस पर करेंगे। चौधरी साहब मुझे बताएं, आपने कल परसों एक ख़बर दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ ये मौजूदा हुकूमत जो है कोई हुकूमती रेफरेंस ला सकती है। तो कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, मुझे बताएं कि क्या पेशरफ्त होने जा रही है? देखें, जब हमने खबर दी थी उस वक्त तो इजलास तलब नहीं हुआ था, लेकिन हमारे इंतहाई बावसूख ज़राए ने कहा था कि ख़त लिखने वाले जो जजेस हैं उनको ताकतवर हल्के जो हैं वो सबक सिखाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि ये यहाँ पे जो है कानून इनके पास जब केसेस आते हैं तो ये अपनी मर्ज़ी से अप्लाई करते हैं, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, तो ये सारे लोग उनके रडार पे हैं। और इसमें 2 तरह की कार्रवाई का बताया गया था कि कुछ जजेस के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो लिए जाएंगे क्योंकि उनको काफ़ी सख्त किया गया है, और फिर परफॉर्मेंस भी अब कंसिडर होगी और ये सारा। और जो आप बात कर रहे हैं हटाने की, तो कुछ लोग जो मुकम्मल तौर पे रडार पे हैं उनको हटाने के लिए प्लान सारा तैयार है। और अब जब रेफरेंस आएंगे तो वो सरकार की तरफ से आएंगे और वो प्राइवेट बंदों की तरफ से नहीं आएंगे, और पावरफुल रेफरेंस होंगे। तो उसमें मुमकिना तौर पे कुछ जजों को जो है वो दांतों पसीने आने का जो है वो इम्कान है। तो ये हमने खबर। अच्छा चौधरी साहब, असल में है ये कि जो कल जो इजलास होना है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, इसमें जो पहले से ऑलरेडी फ़ाइल हैं, जो रेफरेंसेस हैं या जो शिकायत हैं 24 के करीब हैं, वो उसके ऊपर उनको गौर किया जाएगा। अगर आपको याद हो जो इससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था उसमें कोई इन्होंने 60 के करीब या 60 से कुछ ज़्यादा थी, वो इन्होंने जो कंप्लेंट्स इन्होंने फारिग कर दी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। अब इस डिस्पोज ऑफ कर दी थी। अब इसमें 24 हैं जो शिकायत हैं, उसके ऊपर गौर होगा। देखें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होता कैसे है, इसका जो तरीक़ाकार है, अगर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स ऑफ 2005 पढ़ें, उसमें रूल 7 है कि जब भी किसी जज के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस जो है वो फ़ाइल किया जाएगा तो उसमें जो चेयरमैन होता है, जो हेड होता है, यानी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सरबराह होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान,
वो ये करते हैं कि अपने ही किसी मेंबर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं उसको ये मामला तफवीज़ कर देते हैं प्रीलिमिनरी रिव्यू के लिए कि क्या ये बादियो नज़र में ये केस बनता भी है, ये कंप्लेंट जिस जज के ख़िलाफ़ दी गई है उसमें कोई हकायक और उसमें कोई इतनी वर्थ है कि इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिव्यू करके इसके ख़िलाफ़ कोई जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई को इनिशिएट कर सके। तो उस बुनियाद के ऊपर जो रूल 7 है उसकी बुनियाद के ऊपर किसी साथी जज के पास जाएगा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर है, वो पहले इसको देखेगा, उसका गौर करेगा और उसके बाद जो है ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टेकअप करती है। अब माजी का अगर हम देखें जो रिसेंट मोस्ट हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे जिनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई करते हुए उनको जो है वो मुअत्तल कर दिया था और वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दौर में ये जो रेफरेंस था वो फ़ाइल किया गया था। काजी फ़ायज़ ईसा ने रेफरेंस जो है वो अपने ही जो साथी जज थे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनको भेजा था कि आप इसका जो है वो प्रीलिमिनरी रिव्यू करके बताएं कि क्या इसमें जो है ये आगे टेकअप करने के काबिल है या नहीं है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये कहा था कि ये बिल्कुल इसको टेकअप करना चाहिए और उसके बाद वो किया गया था। अब इसमें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है इसकी अगर हम हैयत को देखें कि कौन कौन इसमें होगा, चीफ जस्टिस इसके सरबराह होते हैं, उसके बाद जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो इसके रुकन होंगे। अब 2 सीनियर मोस्ट जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जिन्होंने सेकंड भी किया था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अभी जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था उन्होंने जस्टिस कियानी को सेकंड किया था और जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी, तो ये जो है अगर ये मामला जस्टिस याया अफरीदी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं वो अगर तो यह इनको देते हैं तो इसका मतलब है कि वो रेफरेंस आगे नहीं जा सकता। और जो दूसरे इसमें जो 2 रुकन होंगे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2 हाई कोर्ट्स के सीनियर तरीन जजेस जो चीफ जस्टिस होंगे वो इसके रुकन होंगे, उनको तफवीज़ कर सकते हैं या जो 2 जजेस हैं कोई भी सुप्रीम कोर्ट के उनको तफवीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस है उसका फ़िलहाल या फ़िलफ़ोर कोई उनका नतीजा निकल सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये इन 2 सीनियर मोस्ट जजेस के पास भेजते हैं प्रीलिमिनरी जो रिव्यू के हवाले से तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देंगे या रिजेक्ट कर सकते हैं। और चीफ़ जस्टिस कोई हाई कोर्ट्स के पास भी भेजते हैं तो वो भी देखना होगा कि वो सीनियरिटी में इस टाइम जो टॉप पे हैं वो कौन से हैं। तो ये अभी फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस वाली आप बता रहे थे ना, तो उसमें मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये इतनी जल्दी कोई इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है या हुकूमत अभी रेफरेंस दायर भी करती है तो उस सूरत में भी कोई कार्रवाई हो सकती है। अच्छा देखें, फ़ख्र ये है कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैयत भी चेंज होनी है ना। अब इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ ने भी आना है, ठीक है, उनकी सीनियरिटी भी डिफ़ाइन कर दी गई है ना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस में सबसे सीनियर करार दे दिए गए। तो ये मामला उसी वक्त आएगा जब, लेकिन हो सकता है ये इब्तदाई कार्रवाई इनिशिएट कर दी जाए कोई डिसिप्लिनरी कोई नोटिस की, तो उसके जवाब आने तक ये तो जब चेंज होगा तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन हमने ये बताया था कि लोग रडार पे हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी अब उसके बाद हो रहा है, तो बड़ा अहम होगा, दिलचस्प होगा, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता। तो फ़ख्र जो एक तीसरी हमारी स्टोरी थी कि एक मरतबा फिर पंजाब का एड्रेस देख के शनाख्ती कार्ड पे बलूचिस्तान के अंदर पंजाबी शहरियों को कत्ल कर दिया गया है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, क्या तफसीलात हैं इसकी? बिल्कुल चौधरी साहब, ये जो पंजाब के डीजी खान से जो रास्ता जाता है ना, ये बरास्ता जो लोरालाई और उस साइड से जो कोयटा के हवाले से, ये यहाँ पे पहली मरतबा इस तरह का वाक़या नहीं हो रहा। इससे पहले भी इसी तरह यहाँ से गाड़ियों से उतार के लोगों को उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं और उसके बाद पंजाबी जो निकलता है उसको जो है वो मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। अच्छा, ये सिर्फ गाड़ियों के हवाले से नहीं, अभी आप देखें चंद महीने पहले जो जाफ़र एक्सप्रेस का हुआ उसमें जो सिंध का था, उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा का था या बलूचिस्तान के थे, उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको छोड़ दिया गया और पंजाब का जिसका शनाख्ती कार्ड था उसको उतार के उन्होंने वो एक कैप्टिव बना के ले गए थे और उसमें से काफ़ी सारे जो लोग थे, मुसाफिर थे, उनको शहीद भी कर दिया गया था। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये यके बाद दीगरे बार बार हो रहा है ये इस तरह के जो वाक़यात हैं। मेरा ख्याल है कि एक तो इसमें सिक्योरिटी फेलियर है कि अभी तक जो है वो उस रूट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जो भी कोई वहाँ से जाता है, जब भी दहशतगर्द चाहते हैं, ये इसी तरह मासूम शहरियों को उतार के वहाँ पे शहीद कर दिया जाता है। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है इसमें चौधरी साहब के ये जो कल वाक़या हुआ है उससे पहले रॉ से एसोसिएटेड कुछ अकाउंट्स हैं, बाबा
बनारस और इस तरह के, वो पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ अहम होने जा रहा है। और इसी तरह का जो है वो वाक़या कल भी उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद हमने देखा बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाई हुई है। तो उससे एक चीज़ साबित हो रही है कि जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, उसमें रॉ का और भारत का जो नेक्सस है वो ज़रूर मौजूद है। क्योंकि जब भी बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई होने लगती है तो उससे पहले ही ये चीज़ें ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पहले ही आना शुरू हो जाती हैं। आप क्या समझते हैं चौधरी साहब कि इस हवाले से जो हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दामात उठाए गए हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं? इस हवाले से ज़रा बताएं। सबसे पहले तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ कि अपने हकूक़ की बात करने वाले जब किसी दूसरे सूबे के एक आम शहरी को निशाना बनाते हैं तो उनका अपना वो क्लेम जो है वो मशकूक हो जाता है कि वाकई वो अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। उन्हें तो जब आप हकूक़ की बात करते हैं फिर आप सबके हकूक़ की बात करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो है किसी एक सूबे को के टारगेट करें और उसके लोगों का कार्ड देखें, जबकि उस सूबे के बहुत सारे लोग आपके लिए बहुत जायज़ बात कर रहे होते हैं, आपके लिए बड़ी साहिब और मुश्किल बात कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में किसी एक कार्ड देख के किसी एक शहर का, किसी एक सूबे का और उसके ऊपर लोगों को निशाना बनाना, उनकी जानें ले लेना, ये मैं कहता हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ दरिंदगी, इसका कोई किसी किस्म के ना इंसानी काज से कोई इसका तल्लक है, ना किसी आइडियालॉजी से इसका तल्लक है। ये सफाकियत है, शैतानियत है और ये बंद होनी चाहिए। जो भी ताकतें कहीं पे अगर जो समझती हैं कि उनके हकूक़ गसब हो रहे हैं, वो जब गुरीला जंगें लड़ती हैं तो वो अपने हम पल्ला लोगों से फिर उन्हें लड़ना चाहिए। उन्हें आम शहरियों को निशाना बनाने से उनको कोई उनकी नेकनामी नहीं होती, ना ये कोई बहादुरी है कि एक बंदा जो ट्रेंड ही नहीं आपसे लड़ने के लिए, उसका आईडी कार्ड देख के आपने उसे मार दिया, तो इसमें कौन सी आपने कोई नेकनामी कमाई है या कौन सी कोई आपने जो है इसके अंदर कोई सरप्राइज़ किया है लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ना सिर्फ ये कि पंजाब का तो ज़र्फ बड़ा है, पंजाब के लोगों ने कभी बात नहीं की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे दूसरे सूबों के लोगों का स्पेस पंजाब में शायद कम होना शुरू हो जाए जब इस तरह के वाक़यात तसलसल से होंगे। ये वाक़यात नहीं होने चाहिए। कोई भी मज़लूम है वो पूरे पाकिस्तान में बेचारा वो मज़लूम एक ही है। आप देख लें, बहुत कहा जाता है कि पंजाब ने वसाइल लूट लिए। यहाँ पे इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस से 3 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस नहीं है होगा अपना इसका ये जो हमारा इलाका है डिप्लोमेटिक नहीं, ये जो हमारा आगे जो इलाका है ना, जो जहाँ पे बाईपास बना है बाराकू, आप देखें वहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है। बद इंतज़ामी तो हर जगह। पिछले 40 साल से इस्लामाबाद में पानी के किसी मंसूबे पे कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, जबकि रोडें रोज़ बनती हैं, अंडरपास बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, ओवरहेड ब्रिज बनते हैं। तो ये भी बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन जो बुनियादी नौइयत के इशूज़ हैं वो तो आपके इस्लामाबाद में हल नहीं है, तो बलूचिस्तान में तो महरूमी होगी, ज़ाहिर है वो दूर है मरकज़ से, तो वहाँ पे भी मुश्किल है लाइफ और टफ़ लाइफ है। तो ये बात उनके मुतालबात की हद तक सही है, लेकिन किसी सूबे के लोगों की जाने लेना ये बिल्कुल बुरी बात है। और डरें उस वक्त से कि कोई दूसरे सूबा भी आपका कार्ड देख के तो आपकी गर्दनें उड़ाए कि हमें ये नहीं चाहिए। तो मेरा तो इसमें यही टेक है कि कम अज़ कम ये जो वाक़यात करने वाले जो लोग हैं जिन्हें गुमराह किया जा रहा है, खुदारा वो होश के नाखन लें और वो देखें कि वो कर क्या रहे हैं। नहीं तो इसका सलूशन क्या है? कोई ऑपरेशन करना चाहिए, मिलिट्री ऑपरेशन इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ क्या होना चाहिए? देखें, हमें भी इसका 2-3 तरह के इक़दामात लेने पड़ेंगे ना, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म। इसमें दोनों तरह के लोग हैं। जो लोग तो फॉरेन फंडेड हैं और आपसे लड़ना चाहते हैं उनको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग अपने हकूक़ की बात करते हैं उनके हकूक़ आपको देने पड़ेंगे। अगर आप उनके हकूक़ नहीं देंगे तो फिर उनको कोई असला भी दे देगा और वो आपके ख़िलाफ़ लड़ेंगे भी। तो सबसे बुनियादी बात तो महरूमी का ख़ात्मा है, वहाँ के वसाइल का लोकल लोगों के ऊपर। जिस तरह अभी हमने फ्यूल सस्ता नहीं किया था, जब सस्ता हो रहा था, या हमने बलूचिस्तान के लिए एक फ़ंड इकट्ठा किया था, तो अब वो फ़ंड लगता हुआ नज़र आना चाहिए। लोगों के बुनियादी जो सिविक इश्यूज़ हैं वो हल होने चाहिए, पीने के पानी का मसला वहाँ पे हल होना चाहिए, तालीम का मसला हल होना चाहिए। जो वसाइल की आप बात करें, वसाइल के हवाले से देखें, NFC जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को शेयर जो उनके राइट के मुताबिक, जो उनकी आबादी है या उसकी साइज़ के मुताबिक वो तो मिल रहा है, तो फिर वसाइल का ये जो गिला किया जाता है, ये फिर आप नहीं समझते कि ये अनजस्टिफाइड है? क्योंकि जो सूबे बलूचिस्तान का हिस्सा शेयर बनता है उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक ये उनको मिल रहा है।
फ़खर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेक्निकल बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब आपका एक भाई आपसे काफ़ी पीछे रह गया ना, तो अब आपने ये नहीं देखना कि मैं इसको इसके हिस्से के तुझे पैसे दे रहा हूँ या चीज़ें दे रहा हूँ। अब आपने उसको जाना है, उसका हाथ पकड़ना है और उसे कहना कि मेरे साथ चलो। अब आपने उसे साथ चलाना है। अब आपने ये नहीं कहना कि तुम्हें हिस्सा देते रहे हैं, तुमने फजूल खर्चियाँ की हैं, पैसे लगाए नहीं हैं। वो जो भी होना था हुआ है, लेकिन हमने क्योंकि साथ चलना है ना, चारों सूबों ने साथ चलना है, तो हमने जाके उन्हें लिफ्ट करना है, होल्ड करना है अपने साथ कि आप हमारे साथ चलें, और उन्हें इस काबिल करना है कि फिर वो अपने कदमों पे चलने के काबिल हों। सूबे के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चीज़ें हैं वहाँ उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आम आदमी के मसाइल के हल की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो फिर हम उनसे ये आइडियोलॉजिकल डिस्कशन करते हुए अच्छे लगेंगे कि जनाब ये जद्दोजहद की कितनी इकसाम होती हैं और मुसल्लह जद्दोजहद कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें एक सोशो इकनॉमिक इशू के तौर पे लेना चाहिए, इन लोगों के मुआशी मसाइल हल करने चाहिए, सिविक मसाइल हल करने चाहिए, और उसके बाद इनसे हम बैठ के बात करेंगे कि आप कैसे क्यों हमसे अलहदा होना चाहते हैं, वजह बताएं, हम नहीं आपको जाने देंगे। तो मैं तो इसका यही हल समझता हूँ। फ़खर आज तो मेरा ख्याल है यही स्टोरी थी। बिल्कुल। एक जो कल हमने स्टोरी की थी ना कि वजारत दाखिला में एक जो कुछ एडिशन की जा रही है, एडिशनल सेक्रेटरी लाए जा रहे हैं, एक सर्विंग जी वो आ रहे हैं, तो और इसके अलावा उनके साथ कुछ और अफसर भी होंगे, एक ब्रिगेडियर भी होंगे। तो उसमें आज मुझे कोई हमारे दोस्त हैं, उनका ये कहना था कि अफ़गानियों को जो बार बार वीज़े जारी हो रहे थे उसके अंदर भी एक स्कैम था। अच्छा। और उसको भी पकड़ा गया, और शायद ये वजह होगी कि हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसने उस सेक्शन जो चंद सेक्शंस हैं उनको अपने हाथ में लेने की बात की है, इंटरनल सिक्योरिटी को, वीज़ा सेक्शन को, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल को, ECL को, ताकि मरबूत तरीके से ये चीज़ें जो हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो होती भी नज़र आए और इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके जिनके ऊपर हम मुसलसल जो है कंट्रोल नहीं पा रहे। ठीक। तो आज तो यही था। यही है बिल्कुल। शो आपने देखा, आपको जो बातें अच्छी और बुरी लगी उनके बारे में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर कोई मालूमात देनी हो तो talkshock777@gmail पे हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।